सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर की भर्ती प्रक्रिया पर अब असर पड़ सकता है। अभी इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि लॉ डिपार्टमेंट के पाले में उप समिति की सिफारिशें डाल दी गई हैं। अब इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो लॉ डिपार्टमेंट को दे दी गई है और 75 नायब तहसीलदारों की जल्द भर्ती की जानी है। और इसी बीच में आपको ये भी बताते चले कि इन तमाम चीज़ों को लेकर लॉ डिपार्टमेंट के पाले में उप समिति की सिफारिशें हैं। 10 नवंबर का वो दिन था जब इस समिति का गठन किया गया था और अब ओपन कोटा बढ़ाने के लिए मशक्कत की जा रही है, यानी कि एफर्ट्स किए जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं पूरी जानकारी जहां पर दूंगी कि जम्मू कश्मीर की भर्ती प्रक्रिया पर इसको लेकर असर पड़ सकता है और बहुत ही जल्द 75 यानी कि 75 नायब तहसीलदारों की जल्द भर्ती जो है वो की जानी है। लेकिन अब इसको लेकर क्या कुछ और बातें सामने आएंगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मतभेद देखने को मिला है इन तमाम चीज़ों के अंदर। और इस टाइम पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सरकार में है, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। अब कैसी देखी जाएंगी चीज़ें वो भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या ये भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो पाएगी और किस तरीके से होगी वो भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर बड़ी बातें सामने आती हैं, कभी धांधलियां हो जाती हैं, कभी कोई और बातें जो है वो सामने अलग अलग मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। लेकिन इस बार का ये किस तरीके का रहने वाला है पूरा प्रोसीजर, उस हवाले से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। विनोद जी, इस पूरी जो प्रक्रिया है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जहां पर अब ये लॉ डिपार्टमेंट के पाले में उप समिति की जो चीजें हैं वो फेंक दी गई है, सिफारिशें भी लॉ डिपार्टमेंट के पाले में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल शुक्रिया, आपने ठीक कहा कि जो कैबिनेट सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 3 मिनिस्टर्स थे उसमें, जिसमें स्की नायडू थी, जावेद राणा थे और सतीश शर्मा थे। और कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी कि किस तरीके से, किस पैटर्न से रिजर्वेशन होनी चाहिए। और कैबिनेट में कल इस पर डिस्कशन की गई है कि क्या वाकई में ओपन कोटे को बढ़ाया जाना चाहिए या किस आरक्षण को कम किया जा सकता है। लेकिन कैबिनेट ने यह बेहतर सोचा कि सारा लॉ डिपार्टमेंट को दे दिया जाए, लॉ डिपार्टमेंट देखे कि कानूनी तौर पर कहाँ पर इसका लाकुना है और किस तरीके से इसको सेटल डाउन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि लॉ डिपार्टमेंट जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसमें किस तरह की तरमीम यानी अमेंडमेंट करता है, तो उसके बाद एक मरतबा फिर कैबिनेट में इस रिकमेंडेशन को रखा जाएगा, उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। विनोद जी, जैसे कि ये बातें उठती हैं, अक्सर चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है और अब फिर से ये बातें उठ रही हैं कि इस चीज़ को लेकर पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स, आपसी मतभेद देखने को मिले हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं अलग अलग नेताओं के, चाहे वो एक ही पार्टी के हों। तो इस बार कैसे चीज़ें साफ हो पाएंगी? जो इनके एमपी हैं, सांसद हैं, उन्होंने विरोध भी किया है और एक लेटर भी जो है लिखा है चीफ मिनिस्टर को कि जो आरक्षण है उसको रिविजिट किया जाए। उनके दबाव के बाद ही 10 दिसंबर को एक कमेटी बनाएगी जो रिविजिट करेगी, देखेगी क्या क्या इसमें लाकुनाज हैं, और उसी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी। यानी पार्टी के विद इन पार्टी भी एक दबाव था कि किसी न किसी तरीके से ये जो रिजर्वेशन बनी है इस पर पुनर्विचार किया जाए, रिविजिट किया जाए। उस दबाव के चलते ही कैबिनेट सब कमेटी बनी और कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन कैबिनेट में रखी और उसके बाद कैबिनेट ने पाया कि इसको लॉ डिपार्टमेंट में भेजा जाना चाहिए, कानूनी तौर पर ये दुरुस्त है या नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन विनोद जी, अब जैसे देखा जाएगा कि 75 नायब तहसीलदारों की भर्ती होनी है, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से युवाओं के अंदर जो एक सरकार के प्रति भरोसा है वो भी बढ़ता नजर आएगा कि भर्ती प्रक्रिया पर इसका कोई असर पड़े। पहली बात यह है, ये जो 75 नायब तहसीलदार हैं इनकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है। इस पर इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुकी है और नोटिफिकेशन जब निकल जाती है तो पुराने जो पैटर्न है, पुराना पैटर्न है रिजर्वेशन का, उस पैटर्न के मुताबिक ये नोटिफिकेशन निकली है, इस पर असर नहीं पड़ेगा। आने वाले दिनों में अगर और कोई भर्तियां होती और कोई रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें अगर इसकी लॉ डिपार्टमेंट से कंसेंट आ जाती है, फिर लॉ डिपार्टमेंट के कंसेंट आने के बाद अगर कैबिनेट उसको फिर से मंजूरी देती है, उस पर असर पड़ सकता है कि कितने रिजर्वेशन किसकी कम होगी।
दरअसल जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल है जिनको एसटी का दर्जा दिया गया, उनको 10% जो रिजर्वेशन दी गई है, उसकी वजह से ही ये सारा डिस्प्यूट बना हुआ है। जी शिपन। विनोद जी, एक आखिरी सवाल, जहां पर रिजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो रिजर्वेशन हमेशा से कहीं ना कहीं एक ऐसा इशू रहा है, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, हमेशा से इसको लेकर कुछ ना कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं और इस बार भी ओपन कोटा बढ़ाने के लिए मशक्कत की जा रही है। बिल्कुल शिपन, इस पर मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन ये बात है कि रिजर्वेशन का जो सिस्टम है उस पर जितने भी इंटेलेक्ट है हमारा, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो वर्ग चाहता है कि इसको भी रिविजिट किया जाए कि रिजर्वेशन किसको मिलनी चाहिए, कौन असल में डिजर्विंग है। इस पर चर्चा होती रहती है और मुझे लगता है कि एक दिन आएगा इस पर चर्चा होगी कि इसको रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है कि आखिर जो लोग सर्वसंपन्न हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके वालिद ऑलरेडी, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी गजटेड ऑफिसर हैं, भले वो किसी भी जाति से हो, किसी भी सेक्शन से हो, उनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह के बार बार ये सवाल उठे। ओके, ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था कि जम्मू कश्मीर की भर्ती प्रक्रिया पर अब असर पड़ सकता है और इस बार अब ये लॉ डिपार्टमेंट के पाले में डाल दी गई है और 75 नायब तहसीलदारों की भर्ती प्रक्रिया भी होना बाकी है। हालांकि इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, लेकिन अब कब तक ये चीज़ें साफ होंगी वो वक्त बताएगा।